व्यूवर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूवर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूवर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफ़ी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूवर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 31 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है हिमालयन मनूवर। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल में जारी राजनीतिक संकट में हस्तक्षेप न करके भारत ने एक सही कदम उठाया है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु: संसद भंग करने और नए चुनाव आयोजित कराने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विवादास्पद निर्णय के कुछ ही दिनों के अंदर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल को काठमांडू भेजकर बीजिंग ने एक चिंताजनक संदेश दिया है कि वह नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने को तैयार है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20 दिसंबर 2020 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग किया है नेपाल की, और साथ ही साथ नए चुनाव आयोजित कराने की बात करी है, जो अगले वर्ष अप्रैल और मई के महीने में हो सकते हैं। केपी शर्मा ओली के इस निर्णय के कुछ ही दिनों के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल को नेपाल भेजा है, और जैसे ही चाइना ने ये कदम उठाया है, इसको देख करके पूरा विश्व इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया है कि नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, नेपाल की जो राजनीति चल रही है, चाइना ने उसमें हस्तक्षेप करने का पूरा मन बना लिया है। सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ येओझू के नेतृत्व में इस दल ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और श्री ओली के साथ ही नेपाल के विभिन्न राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है, इसने नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, श्री केपी शर्मा ओली, साथ ही साथ दाहाल प्रचंड, माधव नेपाल जैसे जो अन्य राजनीतिक नेता हैं, उन सब के साथ मुलाकात की है। इस दल का घोषित उद्देश्य नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में विघटन की संभावना को टालने का प्रयास करना और इसके लिए श्री ओली और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल को आपसी सुलह के लिए प्रेरित करना था। देखिए, जो सबसे मेन पर्पस कहा जा रहा है इस प्रतिनिधि मंडल के नेपाल जाने का, वो ये है कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, जो यूनिफाइड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें जो विघटन की समस्या बन रही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2017 में जो बड़े कम्युनिस्ट दल थे वो सब मिल करके एक पार्टी उन्होंने बनाई है और उसे यूनिफाइड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। अब यहाँ पे हमको ये देखने की ज़रूरत है कि जो देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें किसी भी तरीके का बिखराव ना होने पाए। इस बिखराव को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने ये प्रतिनिधि मंडल भेजा है, और जो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो शीर्ष नेता हैं, जिसमें केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव नेपाल जैसे कई बड़े राजनेता आते हैं, उन सब से बात करके इस समस्या का एक समाधान निकालने की कोशिश करने की बात की गई है। लेकिन श्री ओली ने अपने निर्णय, जिसे अभी से ही संवैधानिक सत्ता हरण कहा गया है और जहां किसी वैकल्पिक सरकार निर्माण पर विचार किए बिना ही चुनाव आयोजित करने की घोषणा की गई है, राष्ट्रपति भंडारी के अनुमोदन के साथ आगे कदम बढ़ाया जा रहा है और केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में श्री ओली अपने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल कर रहे हैं, से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। साथ ही साथ यदि सूत्रों की बात माने तो ऐसा कहा गया है कि केपी शर्मा ओली जो हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वे अपने निर्णय को वापस नहीं लेंगे।
उनके निर्णय को इस समय नेपाल के सत्ता के गलियारों में संवैधानिक सत्ता हरण की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली ने जब संसद को भंग करने का निर्णय लिया तो उस समय उनके मंत्रिमंडल के जो कई मंत्री थे वो उनके इस फैसले से बहुत नाराज थे। क्यों? क्योंकि केपी शर्मा ओली ने किसी भी वैकल्पिक सरकार को बनाने की बात नहीं की। यदि लोग आपसे खुश नहीं थे, जिस तरीके के प्रावधान आप लाना चाहते थे, जिस तरीके के ऑर्डिनेंस आप लाना चाहते थे, यदि लोग आपके फेवर में, आपकी पार्टी के सदस्य खुद आपके फेवर में नहीं थे, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। काफी समय से, एक लंबे समय से मांग उठ रही थी कि केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन कुर्सी के मुंह में केपी शर्मा ओली ने सभी को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया और ये बड़ा फैसला उठाया। इस फैसले के उठाने के बाद केपी शर्मा ओली के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और इसी के चलते जो केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका केपी शर्मा ओली संसद को भंग करने के बाद निभा रहे हैं, उन्होंने 25 दिसंबर 2020 को अपने कैबिनेट या अपने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया। श्री प्रचंड और श्री माधव नेपाल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को विभाजित करने के लिए अपने कदम पर पुनर्विचार नहीं करेंगे और निर्वाचन आयोग से पूरी पार्टी का नियंत्रण पाने के लिए आवेदन करेंगे। यदि श्री ओली अपने निर्णय को वापस नहीं लेते और प्रतिनिधि सभा को पुनर्बहाल नहीं करते। जब इसी मामले पर पुष्पकमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल से बात की गई तो उन्होंने भी अपनी बात को दो टूक शब्दों में सामने रखा। उन्होंने ये कहा है कि वे एकीकृत जो यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, उसको जो विभाजित करने का उनका फैसला है, वो उस पर पुनर्विचार बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनकी कोशिश ये रहेगी कि चुनाव आयोग में जा करके वे ये प्रयास करेंगे कि पूरी की पूरी पार्टी का नियंत्रण उनके हाथों में आए। इसमें बदलाव की गुंजाइश सिर्फ तभी आ सकती है जब केपी शर्मा ओली अपने निर्णय को वापस लेते हैं और प्रतिनिधि सभा, हमारे यहाँ पे जिस तरीके से लोकसभा है वहां पे प्रतिनिधि सभा है, जब तक उसको पुनर्बहाल नहीं करते तब तक वो अपने इस फैसले से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। तो यहाँ पे हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं केपी शर्मा ओली, पुष्प दहल प्रचंड या माधव नेपाल, तलवारें खिंच चुकी हैं। अब पीछे हटने की बात जो है, ना तो केपी शर्मा ओली पीछे हटने को राजी हैं और ना ही पुष्पकमल दहल या माधव नेपाल, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक तरीके का संवैधानिक सत्ता हरण है। आपके पास मेजॉरिटी थी, यदि लोग आपके कार्य करने के तरीके से खुश नहीं हैं तो आपको किसी और को मौका देना चाहिए था, ना कि संसद को ही भंग कर देना चाहिए था। तो इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के प्रचंड और माधव नेपाल दोनों बहुत नाराज हैं और उन्होंने अपनी जो बात है वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दी है कि जब तक केपी शर्मा ओली अपने फैसले को, संसद भंग करने के फैसले को वापस नहीं लेते, तब तक वे भी जो विघटन की बात हो रही है एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में, अपने उस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ उनकी ये कोशिश होगी कि चुनाव आयोग में जाकर के वो पूरी पार्टी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लें। जबकि यह आश्चर्यजनक है कि एक ऐसे समय दोनों ही धड़े चीनी प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए इच्छुक थे। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के साथ चीनी नेतृत्व अपने इस कदम से अपनी छवि और लोकप्रिय सद्भावना खोने का खतरा भी रखता है। इस समय जो सबसे बड़ी, जो आश्चर्य कर देने वाली बात है वो ये कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके दोनों के धड़े, एक धड़ा जो केपी शर्मा ओली के समर्थन में है, एक धड़ा जो पुष्पकमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल के समर्थन में है। ये दोनों धड़े जो हैं वो चीनी प्रतिनिधिमंडल से मिलने को पूरी तरीके से इच्छुक थे। हालांकि ये जो चीनी प्रतिनिधिमंडल आया है, इसके आने के बाद काठमांडू में हमने देखा कि बहुत जबरदस्त तौर पर इस प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और इन विरोध प्रदर्शनों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि चीन जो है वो अपनी जो छवि है उसको और ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीन की जो छवि है नेपाल में वो और ज्यादा खराब हो सकती है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करें, इसके विपरीत भारत ने अधिक व्यवहारिक और संयमित रहने का अपना दृष्टिकोण अपनाया, जो संभवतः नेपाली राजनीति के प्रमुख खिलाड़ियों और राजनीतिक अस्थिरता के प्रति उनके झुकाव के बारे में अपनी ऐतिहासिक समझ के कारण अपनाया। यहाँ पे अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की है नेपाल के आंतरिक मुद्दों में।
भारत का मानना यह है कि ये पूरी तरीके से नेपाल का अंदरूनी मामला है और नेपाल के लोग और नेपाल की जो इस समय सरकार है, नेपाल की जो पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे पर खुद सक्षम है किसी भी तरीके का फैसला उठाने के लिए। भारत के इस दृष्टिकोण को देख करके ये कहा जा सकता है कि भारत ने बहुत मैच्योरिटी से इस इनिशिएटिव को, इस कदम को आगे बढ़ाया है। नेपाल द्वारा 2015 में एक नया संविधान अंगीकार किए जाने के बाद से यह कोई पहली घटना नहीं है जहां नेपाल की राजनीति में काफी संकट आए हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये कि नेपाल का जो इतिहास रहा है सन 2001 से लेकर के अभी तक का, और खास तौर से यदि हम लोग बात करें 2006-07 के बाद से लेकर के 2015 तक का, क्योंकि 2015 में हम लोगों ने देखा कि नेपाल में एक नया संविधान आया। जैसे ही नया संविधान आया था उसमें भी कई सारे इशू थे, जिसमें खास तौर से मधेसी जो कम्युनिटी थी उसके अपने कई सारी समस्याएं थी उनको संविधान से। हम देख सकते हैं कि भाई जब से नेपाल का संविधान आया है तब से कोई ना कोई समस्या जो है वो आ ही रही है नेपाल की राजनीति में। साथ ही साथ एक तरीके की राजनीतिक अस्थिरता जो 2017 में चुनाव हुए और जिस तरीके का बहुमत मिला था केपी शर्मा ओली को, उस समय यह माना गया कि ये जितनी भी राजनीतिक अस्थिरता है यह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। 2016 में भी श्री दाहाल श्री ओली के साथ गठबंधन सरकार से बाहर आ गए थे। 2016 में भी यही सेम सिचुएशन हुई थी कि पुष्प कमल दहल जो थे वो केपी शर्मा ओली के साथ पहले गठबंधन सरकार में थे, लेकिन बाद में ये गठबंधन टूट गया। तो ये बहुत साफ है कि राजनीतिक अस्थिरता नेपाल को घेरे हुए है एक लंबे समय से। 2020 का श्री ओली का कदम यूं तो अपरिवर्तनीय प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी भी सुलह की संभावना बनी हुई है। वैसे अगर देखा जाए जो फैसला संसद को भंग करने का केपी शर्मा ओली ने लिया, वैसे तो ये माना जा रहा है कि इसमें अब बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि सुलह अभी भी हो सकती है, सुलह की संभावना अभी भी बनी हुई है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसने सरकार को अपने कदम की व्याख्या करने के लिए 3 जनवरी तक का समय दिया है, चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाता है कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जब केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने इस फैसले को अनुमोदित कर दिया, तो ये फैसला, ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी तक का समय दिया है सरकार को, और यहां पर पूरी की पूरा जो नजरें टिकी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है कि वे इस चीज को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्योंकि नेपाल के संविधान की अगर हम लोग बात करें तो नेपाल के संविधान में संसद उसी केस में भंग हो सकती है जिस केस में किसी के पास पूर्ण बहुमत ना हो या फिर एक तरीके से त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना हो रही है। जो असेंबली है वो त्रिशंकु पैटर्न में आई है, किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। यदि कोई ऐसा केस होता है तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि आप सरकार को या संसद को भंग कर सकते हैं। लेकिन अगर केपी शर्मा ओली की हम लोग बात करें तो केपी शर्मा ओली को बहुमत प्राप्त था, तो यहां पे कहीं ना कहीं त्रिशंकु की तो बात ही नहीं हो रही है, और साथ ही साथ ये भी नहीं यहां पे कहा जा सकता कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उसके बाद भी केपी शर्मा ओली ने जो संसद को भंग किया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, ये सबसे ज्यादा देखने की बात होगी। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि संसद अध्यक्ष सदन के विघटन के बावजूद निम्न सदन की बैठक आहूत करने के लिए राष्ट्रपति को राजी कर पाते हैं या नहीं। आगे का रास्ता यह स्पष्ट है कि भारत नेपाल में अपनी पारंपरिक नेतृत्वकारी भूमिका नहीं निभा रहा, ना ही किसी हस्तक्षेप से कोई बदनामी आमंत्रित कर रहा है। मानचित्र विवाद के कई माह बाद श्री ओली ने पुनः भारत की ओर हाथ बढ़ाया था, जबकि श्री दहल इस अवधि में भारत के निकट सहयोगी बने रहे थे। देखिए, भारत का यदि हम लोग रोल देखें, भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत ने हमेशा से नेपाल में एक तरीके से नेतृत्वकारी भूमिका जो है वो निभाई है। नेपाल के कई सारे मामलों में, नेपाल के कई सारे मसलों में नेपाल के लोगों ने जब मदद मांगी है तो नेपाल को पूरे तरीके से भारत ने अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी हेल्प दी है। लेकिन अगर अभी के नजरिए को देखें तो भारत अपनी जो पारंपरिक भूमिका है वो नहीं निभा रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये जानते हैं कि भाई अभी हाल फिलहाल इस साल, इस वर्ष
भारत और नेपाल के बीच में मानचित्र विवाद भी काफ़ी समय तक चला था। उसके बाद 15 अगस्त को भारत के आज़ादी के मौके पर, जो आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, हमने देखा कि केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो पुष्प कमल प्रचंड, उनका जो रवैया भारत के लिए अक्सर बदलता रहा है। 2007-8 में भारत को अपना बहुत बड़ा हितैषी मानते थे। उसके बाद एकदम से जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी वो भारत ना जाकर के चाइना में वो गए। इसका कई जगह पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेपाल में जो प्रधानमंत्री होता है वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भारत आकर के शुरुआत करता है, ना कि किसी और देश जाकर के। बाद में जब प्रचंड की सरकार गिरी तो उन्होंने भारत को और भारत की एजेंसियों को उनकी सरकार गिराने के पीछे जिम्मेदार ठहराया। अगर उनका भी रवैया देखें तो वो भी इस समय एक तरीके से भारत से निकटता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम लोग 2014 की बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से क्या क्या बदलाव हुए हैं। यदि आप सभी को याद होगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करी थी वे नेपाल में करी थी, और उनकी इस यात्रा के साथ उन्होंने नेपाल में जो नेपाली आबादी है उनके हृदय को जीत लिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि भारत और नेपाल मिल करके एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, और जिस तरीके से दोनों देश आपस में बहुत अच्छे पड़ोसी रहे हैं, आने वाले समय में भी यही मैसेज दिया जाएगा दोनों देशों की तरफ से कि दोनों जो पड़ोसी हैं वो एक दूसरे के विकास में मदद कर सकते हैं। कई मौक़ों पर हमने देखा, जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया तब भारत से काफ़ी अच्छा राहत राशि और कई सारे राहत कार्यों में भारत ने नेपाल की मदद करी है। लेकिन यदि हम लोग देखें 2017 के बाद से, तो भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उसमें थोड़ी सी खटास आई है। अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जो काला पानी इशू है, काला पानी एक एरिया है जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। लिपू लेक पास, अगर आपको पता हो, जो भारत चाइना बॉर्डर पर है, वो काफ़ी नज़दीक पड़ता है इस एरिया से। उसके संदर्भ में भारत और नेपाल के बीच में मानचित्र विवाद काफ़ी लंबे समय तक चला। साथ ही साथ हमने ये भी चीज़ देखी कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया था कि 100 से ज़्यादा बॉर्डर पोस्ट जो हैं वो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बनाई जाएंगी। अगर हम लोग बात करें तो भारतीय सरकार ने नेपाल की सरकार को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है इस मुद्दे पर। ये जो बॉर्डर इशू चल रहा है ना, जो सीमा विवाद चल रहा है, इसको इसको सुलझाने की बात के लिए भारत ने लगातार नेपाल से कहा है कि आप आइए, साथ में बैठिए, मंच साझा करिए और हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय अगर नेपाल की जो सरकार है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का दबाव है और वो उसके इन्फ्लुएंस में काम कर रही है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है वो परस्पर तौर पर खराब ही होते जा रहे हैं, उसमें हमको कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो इस समय संवैधानिक सिचुएशन चल रही है नेपाल में, भारत यदि इस समय कोई भी बेहतर रोल अपना करके एक बार फिर से लोकतंत्र को बहाल करने की भूमिका निभाए नेपाल में, तो चांसेस ये बहुत हैं कि नेपाल की जो जनता है वो भारत के इस रोल को बहुत अप्रिशिएट करेगी और साथ ही साथ दबाव बनाएगी अपने यहाँ की सरकार पर कि भारत जैसे पड़ोसी का साथ छोड़ना अक्लमंदी की बात नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड दोनों इस समय जो है वो भारत सरकार के साथ जुड़ना ही चाहते हैं। यह सकारात्मक स्थिति नई दिल्ली को अपने कदमों पर विचार करने और अपने हिमालयी पड़ोसी देश की राजनीति में अस्थिरता से परहेज करने का अधिक अवसर दे रही है, जो दोनों देशों के संबंध के लिए और दीर्घ अवधि में एक दूसरे से निकटता से जुड़ी समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस तरीके की जब सिचुएशन बनती है तो भारत को बहुत सोच समझ करके कदम अपने उठाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो पड़ोसी देश है हमारा नेपाल, उसमें जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए भारत को कि नेपाल की इस सिचुएशन का कोई अन्य देश गलत फायदा ना उठा सके।
आज के एडिटोरियल से संबंधित जो आपका प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। भारत नेपाल संबंधों में हाल के समय में गिरावट आई है और इन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो व्यूवर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।